पीतमपुरा गांव से बहुत सारे बच्चे लापता हो रहे थे। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो बच्चे कहाँ गए। ऐसे ही एक दिन राहुल की माँ रोते हुए इधर उधर अपने बेटे राहुल को ढूंढ रही थी। राहुल अब एक भयानक काली कोठरी में खड़ा था और उसके सामने खड़ी थी एक बूढ़ी चुड़ैल, जिसके हाथ में एक बेलन था। नहीं, अब तो मैं तुझे नहीं जाने दे सकती। अब तो तू मेरे काम की चीज है। और फिर वो चुड़ैल राहुल को मार डालती है और उसका खून एक शीशी में भर लेती है। उधर राहुल की माँ परेशान होकर घूम रही होती है। किसी ने राहुल को देखा क्या? छोटा सा है, 8 साल का, यही तो खेल रहा था। अचानक जाने कहाँ चला गया। नहीं बहन जी, हमने तो नहीं देखा। क्या पता घर ही चला गया हो। आप घबराओ मत, वो मिल जाएगा। मैंने पुलिस को भी बता दिया, लेकिन मेरा बेटा अभी तक नहीं मिला। जाने कहाँ चला गया वो। पुलिस भी उसको 1 दिन के बाद ही ढूंढेगी। इसके अलावा पीतमपुरा में और भी कुछ बहुत प्रसिद्ध हो रहा था। वहाँ के लोग अचार खाने के बहुत शौकीन थे। हर खाने के साथ अचार जरूर लिया करते। एक दिन सूरज का भाई मोहित कुछ दिन की छुट्टियों के लिए पीतमपुरा वापस आया। क्या बना है खाने में माँ? कुछ स्वादिष्ट बनाया है या फिर आज भी दाल चावल ही खिलाओगी? कितने दिनों बाद आपका बेटा घर आया है, आज तो कुछ स्वादिष्ट खिला दो। अरे बेटा, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले तो मैं तुझे आम का अचार खिलाना चाहती हूँ। ये अचार खाएगा ना, तब तुझे स्वाद का असली मतलब पता चलेगा। क्या माँ, आप लोग अब भी अचार खाते हो? मैंने ये सब खाना छोड़ दिया है। अचार सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शहर में कोई भी अचार नहीं खाता है। मुझे मत देना आप अपना अचार। अच्छा बेटा, चल, मेरे खातिर एक बार ये आम का अचार खाकर देख, फिर बोलना सेहत के बारे में, तब मैं तेरी सारी बातें सुनूंगी। माँ की बात सुनकर मोहित अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर जैसे ही मोहित हल्का सा अचार मुंह में डालता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अचार इतना स्वादिष्ट होता है जितना स्वादिष्ट अचार उसने कभी नहीं खाया होता। ये अचार मैंने नहीं बनाया है, ये गंगू नानी ने बनाया है। गंगू नानी इसी गांव में रहती हैं। वो बहुत बूढ़ी हैं। उनके बनाए सभी अचार की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। गर्मियों की शुरुआत होते ही गांव के लोग उनके दरवाजे पर लाइन लगाते थे। कहते हैं उनका बनाया हुआ आम का अचार एक बार जो खा ले, उसे जिंदगी भर वो स्वाद भूलता नहीं। हाँ। तब तो इस नानी से मुझे मिलना पड़ेगा। पता तो करूं आखिर ये अपने अचार में ऐसा क्या डालती हैं जो लोग इतने पागल हुए पड़े हैं। आओ बेटा, बैठो, बताओ क्या लोगे? सही बताऊं तो बस मैं जानना चाहता हूं, आप अपने अचार में क्या डालती हैं? देखो बेटा, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये तो मेरा अपना स्वाद है। ठीक है नानी, फिर मैं चलता हूँ। मोहित उनकी ना सुनकर उदास नहीं हुआ था, बल्कि और इच्छुक हो गया था। फिर रात को वो गंगू नानी के घर के पास पहुंचा। घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। तभी एक बिल्ली ने म्याऊं किया। अच्छा, तो तुम थी? मैं तो डर गया था। तुम सबको एक एक करके इन सारी शीशियों में बंद कर दूंगी। तुम्हारा काम बस इतना है कि लोगों को मैं और अच्छा और स्वादिष्ट अचार खिला सकूं। तभी उसे एक चीखने की आवाज आई। वो आवाज उस औरत की थी। मोहित डर गया। थोड़ी देर बाद उसको एक बच्चे के चीखने की आवाज आई और उसके बाद ऐसा लगा मानो कोई किसी को पीट रहा हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गंगू नानी कुछ ठीक नहीं लगती। तभी अचानक उसके सामने गंगू नानी आकर खड़ी हो जाती है। उनके हाथ में एक बेलन होता है और बेलन से खून टपक रहा होता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर? मोहित वहां से डर के मारे भाग जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो एक बार फिर से बच्चे के खोने की खबर आती है। उसकी माँ गलियों में घूम घूम कर रो रही होती है। माँ, किसकी आवाज है? किसी को चोट लगी है क्या? नहीं बेटा,
बीते कुछ सालों से यहाँ पर इतने बच्चे चोरी हो रहे हैं। न जाने वो कहाँ जाते हैं, कौन उनको लेकर चला जाता है, कुछ समझ नहीं आता। फिर मोहित को एकदम से याद आता है कि रात को जब वो गंगू नानी के घर के बाहर था तो किसी बच्चे की चीखने की आवाज आई थी। उसको न जाने क्यों ऐसा लगता है कि गंगू नानी ही हैं जो बच्चों को चुराती हैं। तो वो फिर से तय करता है गंगू नानी के घर जाने का। मोहित एक बार फिर गंगू नानी के पास जाता है। अब गंगू नानी बाहर बैठकर मसाला बना रही होती है। क्या हुआ बेटा, फिर आ गया तू? अचार ज्यादा पसंद आ रहा है क्या? आज तेरे लिए एक अलग सा मसाला डाल दूंगी जिससे तू कभी उसका स्वाद भुला नहीं पाएगा। गंगू नानी की आवाज अब डरावनी लग रही थी। मोहित गौर करता है कि गंगू नानी का एक पैर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था और एक सामने की तरफ। उससे रहा नहीं जाता और वो नानी से पूछ ही लेता है। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा ही होता है बेटा, तुम नहीं समझोगे। तभी मोहित की नजर उस बेलन पर पड़ती है। उस पर अभी भी खून लगा होता है। मोहित बहुत डर जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। वो घर जाकर सोचने लग जाता है। तभी उसको सुनाई देता है कि पारो नाम की एक लड़की जो नानी की बहुत प्यारी थी अचानक लापता हो गई। गांव वालों ने बहुत तलाशा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मोहित अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है कि तभी चारों तरफ बात फैल जाती है कि गंगू नानी ने बहुत ही खास अचार बनाया है, ऐसा जो किसी ने आज तक नहीं खाया होगा। मोहित को पहले से ही इस बात का शक था। फिर मोहित फैसला करता है कि वो गंगू नानी का पर्दाफाश करके ही रहेगा। वो सोकर उठता है तो उसकी माँ रो रही होती है। अब हमें कौन अचार खिलाएगा? गंगू नानी की तो मौत हो गई, न जाने उनके साथ क्या हुआ। कल तक तो ठीक ही थी, आज चल बसी। मोहित को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो मन ही मन तय करता है कि वो गंगू नानी के किचन में जाकर देखेगा कि आखिर वो ऐसा क्या रखती थी जो वो अपने अचार में डालती थी। मोहित उनकी रसोई में घुसता है लेकिन वहां न कोई बर्तन मिलता है न मसाले, बस एक पुराना लकड़ी का बेलन होता है जो उसने गंगू नानी के हाथ में देखा था। उसके बाद से उनका घर बंद हो गया। 10 साल हो गए थे गंगू नानी को मरे हुए। पर अब शहर से एक लड़की नेहा, जो गांव की ही नानी की नातिन थी, अपनी नानी के घर रहने आई। वो मॉडर्न थी, अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती थी। गांव वालों ने उसे खूब समझाया कि वहां मत रहो, पर उसने बात नहीं मानी। अगर भूत होता तो पुलिस होती, अचार से किसी को क्या नुकसान? हाँ, ये कहकर वो घर के अंदर चली गई। तुझे पता है मोहित, जो गंगू नानी थी ना, उनकी नातिन आई है अपनी दादी के घर में रहने। इधर दूसरी तरफ उसी रात नेहा ने सपने में देखा कि एक बुढ़िया चुड़ैल सिर पर टोकरी लिए रसोई में अचार बना रही है और उसी अचार में कुछ हिलता हुआ जीव डुबो रही है। आंख खुली तो रसोई से वही पुराने अचार की गंध आ रही थी। नेहा को अचानक रसोई के एक कोने में एक छुपी हुई तहखाने की सीढ़ी दिखी। वो डरते डरते नीचे उतरी। वहां पर हर शीशी में एक आंख, एक बालों का गुच्छा या नाखून दिखाई दे रहा था। नेहा चीख पड़ी। पीछे देखा तो गंगू नानी चुड़ैल के रूप में खड़ी थी। अब तेरा नंबर है बिटिया। नेहा डरते हुए पूरी ताकत लगाकर भागी और गांव पहुंची और उसने वो घटना सबको बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबने बस यही कहा, बच्ची डर गई है बस। लगता है गांव वालों ने सही ही कहा था। नेहा ने उसी दिन शहर वापस जाने का फैसला किया। उसने अपना बैग बाहर निकाला, पास के मंदिर से एक पवित्र कलावा लिया और मेन गेट बंद करके उस पर बांध दिया और वहां से चली गई। अब वो घर फिर से वीरान पड़ा है।